हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम पर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, इसमें आप सभी को रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि जो वेग नियम होता है, अभिक्रिया का वेग नियम और अभिक्रिया की कोट क्या होती है, इसके बारे में मैं आज आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया की दर के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि वह इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था और यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आपको इस वीडियो को भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसके बाद हम सभी बिना देरी किए हुए जान लेते हैं कि रेट लॉ क्या होता है, और इसके बाद मैं आप सभी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रेट लॉ की बात करें तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, रेट लॉ। तो यदि हम रेट लॉ की बात करें तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है हमें 2a + b इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर जो इतना भाग है रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इतना भाग जो है ये प्रोडक्ट है। यदि हम यहाँ पर जो a है इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, यदि हम a की कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है यदि डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डबल हो जा रहा है। मतलब यदि हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि डबल हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 होगी। तो यदि हम यहाँ पर यदि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि डबल हो रहा है, यहाँ पर डबल ही नहीं 4 टाइम्स भी हो सकता है, 8 टाइम्स भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, ये 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के डबल करने पर, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो बी की कंसंट्रेशन है इसको डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीजेज, मतलब यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करने पर यदि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 2 को डबल करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जब इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर जो के होगा ये रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, ये इक्वल टू हो जाएगी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। यहाँ पर जो के है इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट, और जो ये पूरा इक्वेशन बना हुआ है इसे रेट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसे हम यह रेट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, रेट ऑफ एक्सप्रेशन, इसे हम हिंदी में रेट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसे हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ये पूरा इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पर मैंने तो आपको ऐसे जनरली बता दिया कि यहाँ पर डबल हो रहा है तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा,
यहाँ पर ये डबल हो रहा है तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको एक बेटर वे में आपको प्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये डबल हो रहा है तो आधा भी हो सकता है, ये डबल हो रहा है तो ये 4 टाइम्स 8 टाइम्स भी हो सकता है और उस पर डिपेंड भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको एक बेटर वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक अदर इक्वेशन मान लेते हैं, मतलब इक्वेशन तो यही रहेगी। चलिए सबसे पहले हम यही इक्वेशन मान लेते हैं, 2a + b = प्रोडक्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इससे हम एक बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डबल मान के वो डबल कर दिया तो एक जनरली हो गया कि मैंने वहाँ पर डबल मान के डबल ही कर दिया, वहाँ पर डबल मान के 4 टाइम्स कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर 4 टाइम्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितने टाइम्स होगा, आधा होगा या कुछ और होगा, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ माना था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ माना था, तो यहाँ पर हमें 1 ही नहीं प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर हाफ भी प्राप्त हो सकता है, -1 भी प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर 2 भी प्राप्त हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। मतलब x कुछ भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो B का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर ROR कंसंट्रेशन ऑफ B⁴ यहाँ पर 2 माना था मैंने, यहाँ पर केवल 2 ही नहीं होगा, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, या कुछ ही फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह देते हैं B⁴ यहाँ पर जो x और y हैं ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो x है और y है ये पावर्स में दी गई हैं, तो यहाँ पर x और y क्या चीज़ हैं, चलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि हम यहाँ पर x और y की बात करें तो यहाँ पर जो x है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो x है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब यहाँ पर जो ये a दी गई है, यहाँ पर जो इक्वेशन a दिया गया है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a, और यहाँ पर जो y है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। यहाँ पर जो x और y है ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर x और y को कंबाइन कर देते हैं, x + y, यहाँ पर x + y क्या होगा, यहाँ पर जो x + y है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब पूरे समीकरण का पूरे इक्वेशन का ओवरऑल रिएक्शन है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो रेट ला है यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक में करके अच्छे से आपको एक इक्वेशन बना कर दिखा देता हूँ कि रेट ला क्या है। उसके बाद मैं आप सभी को उसकी डिफिनेशन भी बता दूंगा इस इक्वेशन के जरिए। तो वहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K × A⁴x इंटू B कंसंट्रेशन ऑफ B⁴y। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K × A⁴x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B⁴y। यहाँ पर जो K है ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर जो x है और y है ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू हो जाएगा K × कंसंट्रेशन ऑफ A⁴x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B⁴y। तो यहाँ पर हम किस प्रकार इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो यदि हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन।
मतलब जो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये उस रिएक्शन में जितने स्पीसीज, जितने जो क्या कहते हैं अभिकारक होंगे, उत्पाद होंगे, जितने स्पीसीज शामिल होंगे उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में जितने स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो इक्वेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। यहाँ पर एक्स और वाई है, कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसके बाद यदि हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दोनों की कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको हम एक यूनिटी मान लेते हैं, इसको यूनिट मान लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने रिएक्शन में इन्वॉल्व स्पीसीज जो होंगे उनको हम यूनिटी मान लेते हैं। यदि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मतलब रिएक्शन में जितने स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे उनको हम एक यूनिटी मान लेते हैं, यूनिटी। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमें यहाँ पर के प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन में जितने स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे उनको जब हम यूनिटी मान लेते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट कांस्टेंट के कब इक्वल होगा, जब यहाँ पर जितने स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में उनको हम सभी को जीरो मान लेते हैं, उनके कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किस प्रकार इसकी यूनिट निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, चलिए उसको देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो चलिए इसके बाद हम सभी यहाँ पर जो यूनिट है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो के है इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें जो रिएक्शन प्राप्त हुए थे, जो यहाँ पर इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, हमें यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो के इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है ये मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, और जो यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है ये मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर, इसकी पावर एक्स हो जाएगी। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब ये भी तो कंसंट्रेशन है, इसकी भी मोल प्रति लीटर यूनिट होगी, मोल प्रति लीटर, इसकी पावर वाई हो जाएगी। ये इसको और आगे सॉल्व कहते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका आधार समान है तो यहाँ पर जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं, मतलब बेस समान है तो यहाँ पर जो पावर्स होंगी ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को एक्स प्लस वाई के बारे में बताया था। एक्स प्लस वाई जो होता है एन के बराबर होता है। एन जो होता है ये अभिक्रिया की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जब इसके बेस समान है तो यहाँ पर जो पावर्स होंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होल अपान मोल प्रति लीटर। जब आपस में ये ऐड हो जाएंगे तो उसकी पावर एन हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी मोल प्रति लीटर है और नीचे भी मोल प्रति लीटर है। तो यहाँ पर जब नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। यही जो है ये के की यूनिट होती है, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट यही होती है, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स जो होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट होता है, के की यूनिट होती है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट बताई इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया की कोटि है, ये क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो यहाँ पर मैंने आप सभी को रेट ऑफ रिएक्शन बताया। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोड। यहाँ पर यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये कितने टाइम्स की हो सकती हैं। ये शून्य कोट अभिक्रिया हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है और उसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब nth ऑर्डर रिएक्शन इसको हम बेसिकली कह सकते हैं। मतलब थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, कितने भी ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर 0th ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये x + y का इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है यहाँ पर x + y का योग होता है। x + y को जब हम जोड़ देते हैं वहाँ पर तो यहाँ पर हमें n प्राप्त हो जाता है, इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर x क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब यहाँ पर जो x है ये A के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर जो B है ये B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्राप्त हो जाता है, इसी को हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर x + y को हम जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो n प्राप्त हो जाता है इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब यदि हमें यहाँ पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर जब k = A की कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर, यहाँ पर y लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। तो यहाँ पर जो घातें होती हैं, जो यहाँ पर पावर्स होती हैं, इन्हें को बेसिकली जब हम ऐड करते हैं तो यदि यहाँ पर इनको ऐड करने पर 0 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। यहाँ पर इनको ऐड करने पर दोनों को 1 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है दोनों को x + y को ऐड करने पर, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी प्रकार ये आपस में बढ़ते जाएंगे या कम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसको मैंने nth ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया है। तो आई होप आप सभी को जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में समझाया, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सभी के बारे में मैं आप सभी से अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है और 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, इन सभी के बारे में चलिए अगले वीडियो में मैं आप सभी को डिस्कस करूँगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने आप सभी को रेट लॉ के बारे में समझाया कि रेट लॉ क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आई होप आप सभी को जो मैंने रेट लॉ बताया, अभिक्रिया का वेग नियम बताया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो परिभाषा बता दी, ये भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अभिक्रिया, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा।